हेलो एवरीवन। क्लास 9th एसएसटी का सेकंड चैप्टर शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है और उस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बताती है कि अर्थ के जितने भी प्लेट्स हैं या जितने भी खंड हैं वो अर्थ के सरफेस को किस प्रकार रीशेप कर रहे हैं या अर्थ के सरफेस को किस प्रकार बदल रहे हैं। आज का टॉपिक है कि वेदरिंग और इरोजन भी अर्थ सरफेस को किस प्रकार रीशेप करता है, ये हमें देखना है। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है। वेदरिंग को हिंदी में कहते हैं अपक्षय। मतलब जब कोई बड़ा चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। व्हेन अ बिग रॉक ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस नोन एज वेदरिंग। जब कोई बड़ा चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे कहते हैं वेदरिंग। इरोजन का मतलब होता है जब चट्टान या कण नदी के द्वारा, हवा के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा प्रवाहित करके या उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है तो उसे कहते हैं इरोजन। Weathering and erosion play a vital role in the development of landform by continuously breaking down and reshaping the earth's surface. Weathering और erosion लगातार जो लैंडफॉर्म है उसे ब्रेक करने और रीशेप करने में और उसके लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में एक वाइटल रोल अदा करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेदरिंग एंड इरोजन वर्क टुगेदर। लंबे समय तक वेदरिंग और इरोजन एक साथ काम करते हैं टू वियर डाउन माउंटेन्स, कार्व वैलीज, फॉर्म प्लेन्स एंड क्रिएट फीचर्स सच एज caves, cliffs, rivers, deltas, gradually giving shape to the diverse landscape we see on the earth today। कह रहा है कि जो वेदरिंग और इरोजन है ये एक साथ वर्क करते हैं और इस दौरान वे माउंटेन बनाते हैं, वैलीज बनाते हैं, प्लेन्स बनाते हैं, साथ ही साथ केव्स, क्लिफ्स, रिवर, डेल्टास, ये सारी लैंडस्केप बनाती हैं जो कि आज हमें अर्थ पर दिख रहा है। मतलब इस टॉपिक में कंप्लीट रूप से हम कवर करने वाले हैं कि किस प्रकार वेदरिंग और इरोजन ये वर्क करके अर्थ के सरफेस को रीशेप कर रहे हैं या इस अर्थ सरफेस में बदलाव ला रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है। वेदरिंग is the process through which rocks on the earth's surface break down into smaller pieces due to various process। वेदरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से रॉक्स जो अर्थ सरफेस पर चट्टाने हैं ब्रेक डाउन हो जाती हैं, टूट जाती हैं इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं बहुत से कारणों और प्रोसेस के कारण। यदि आपको नोट बना रहे होंगे तो नोट्स में ये आप जरूर लिखना, वेदरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है या वेदरिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू वेरियस प्रोसेस। अब वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे आपको एक इमेज दिखाते हैं, आप उससे अच्छा इमेजिन कर पाओगे कि वेदरिंग क्या है। जैसे आप ये इमेज देख पा रहे हो, ये जो चट्टान है ये ब्रेक डाउन हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, यही वेदरिंग है। तो वेदरिंग की डिफिनेशन ही है कि वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो लार्ज बड़ी चट्टान है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होती हैं, इसे ही वेदरिंग कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो चट्टानें हैं ये किन कारणों से टूटती हैं। तो इसका जवाब है कि चट्टानें बहुत सारे कारणों के आधार पर टूटती हैं और उन कारणों के आधार पर वेदरिंग तीन प्रकार के होते हैं। यदि चट्टानें टेम्परेचर या फिर रेनफॉल इन सारे कारणों से टूटती है तो उसे कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। ऐसे ही बायोलॉजिकल वेदरिंग है, ऐसे ही केमिकल वेदरिंग है, क्योंकि चट्टानें तो कई कारणों से टूटती हैं। मान लीजिए यदि कोई चट्टान हो सकता है पशु के पैर के नीचे दब जाए तो भी टूट गया, तो वो भी तो वेदरिंग ही है, लेकिन अलग अलग कारणों से होते हैं। कई बार आप देखते हैं कि ये किसी पत्थर के आसपास एक पौधा निकल आता है और वो बड़ा वृक्ष बन जाता है तो वो पत्थर टूट जाता है धीरे धीरे, वो भी तो वेदरिंग है, लेकिन अलग अलग कारणों से हो रहा है। तो अलग अलग कारणों के आधार पर वेदरिंग को तीन भागों में बांटा गया है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तीन मेन टाइप हैं। पहला है फिजिकल वेदरिंग, in which rocks break down into smaller pieces due to temperature change, frost, wind। अब यदि आप नोट बना रहे हो तो वेदरिंग का तो डिफिनेशन यहाँ तक लिख लिए। अब फिर आपको लिखना है कि
देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग। पहला हेडिंग डालोगे फिजिकल वेदरिंग और उसमें लिखोगे कि फिजिकल वेदरिंग क्या है। तो आप बताओगे इन फिजिकल वेदरिंग रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू टेम्परेचर। फिजिकल वेदरिंग में भौतिक अपक्षय में जो रॉक्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। किन कारणों से? टेम्परेचर में बदलाव के कारण। फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है? जमाव के कारण या फिर हवाओं के माध्यम से। जब इन कारणों से चट्टानें टूटती हैं तो उसे कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। दूसरा है केमिकल वेदरिंग, इसे कहते हैं रासायनिक अपक्षय। केमिकल वेदरिंग इन विच मिनरल्स इन रॉक्स change because of reaction with water, air or acid leading to new substance। कह रहा है कि जो केमिकल वेदरिंग है इसमें चट्टान केमिकल रिएक्शन करता है। किससे किससे रिएक्शन करता है? वाटर से, हवाओं से या फिर एसिड से। इन कारणों से जब टूटता है तो उसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग। और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी जैविक अपक्षय। मतलब इसमें देखेंगे कि जो चट्टानें टूटेंगी उसमें किसी न किसी जीव या प्राणी सजीव का उसमें भूमिका होगी। विच इज काज्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है ये या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर मार्को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये टूटते हैं तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन प्लांट्स रूट्स ग्रो इनटू क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड स्प्लिट देम अपार्ट। जब कोई प्लांट्स रॉक्स के क्रैक्स में पनपता है तो उसे कई भागों में तोड़ देता है। वेदरिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड फॉर्मिंग सॉइल। जो वेदरिंग है ये अर्थ सरफेस को शेप करने में बड़ी भूमिका निभाता है और साथ ही साथ मिट्टी के निर्माण में, मृदा के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। अब एक बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल देखो, पिक्चर के माध्यम से विजुअलाइज कर पाओगे आप। जैसे चित्र में दिखा रहा है ना कि जब ये यहाँ भी चट्टानें टूट रही हैं। और चट्टान कैसे टूट रही हैं? क्योंकि पेड़ जब बड़ा होता है तो जड़ों के कारण ये चट्टानें टूट जाती हैं। तो ये बायोलॉजिकल के कारण हो रहा है, जैव के कारण हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग। मतलब अभी तक हमने देखा तीन टाइप की वेदरिंग है। पहला है फिजिकल वेदरिंग जिसमें टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट या विंड के कारण जब चट्टानें टूटती हैं तो उसे फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। इसके अलावा हमने दूसरा देखा केमिकल वेदरिंग जिसमें जो रॉक्स होते हैं उसके मिनरल रिएक्शन करते हैं, मिनरल्स वाटर के साथ। इन सभी कारणों से जो चट्टानें टूटती हैं उसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग। और तीसरा वेदरिंग का टाइप है जिसे कहा जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें चट्टानें किसी एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा टूटता है तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग हमने तीन टाइप के देख लिए। अब अगला टॉपिक है इरोजन। Erosion is the process by which soil, rocks, and other surface material are worn away and carried from one place to another by natural agents like water, wind, ice or waves। कह रहा है इरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से सॉयल, रॉक्स या फिर कोई भी सरफेस मटेरियल होती है जो वार्न अवे कर ली जाती है, जिसे हटा लिया जाता है एंड कैरिड, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। किनके द्वारा? वाटर, विंड या फिर आइस या फिर वेव्स के कारण। मतलब इरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चट्टान या सॉयल हवा, पानी, बर्फ या फिर तरंगों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। अनलाइक वेदरिंग दैट ओनली ब्रेक्स डाउन द रॉक्स, इरोजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ ब्रोकन मटेरियल्स। अब देखो यहाँ पर वेदरिंग और इरोजन में कंपैरिजन कर रहा है। हमने पढ़ा कि वेदरिंग में चट्टानें ब्रेक डाउन होती हैं और ब्रेक डाउन होकर उसी स्थान पर पड़ी रहती हैं, लेकिन इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो रॉक्स होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं या फिर जो सॉयल होते हैं वो मूव करते हैं। किसके द्वारा? विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, आइस के द्वारा, वेव्स के द्वारा। तो यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि अनलाइक द वेदरिंग, वेदरिंग के विपरीत जिसमें केवल जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, लेकिन इरोजन इन्वॉल्व रहता है। इरोजन इन बात से संबंधित होता है जिसमें मूवमेंट ऑफ ब्रोकन मटेरियल होता है। ब्रोकन मटेरियल का मूवमेंट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है, गति करती हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इरोजन। अब इरोजन भी कई टाइप के हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि
वेदरिंग 3 टाइप के हैं। ऐसे भी इरोजन भी कई टाइप के हैं, जैसे वाटर इरोजन, जब मृदा का कटाव जल के वाटर के माध्यम से होता है, जैसे नदी बह रही है तो वो भी मिट्टी को काट कर ले जा रही है तो उससे भी इरोजन हो रहा है, तो वो वाटर इरोजन हो गया। कास्ट बाय रिवर्स, रेन और ओशियन वेव्स। दूसरा है विंड इरोजन, जब हवाओं के माध्यम से, क्योंकि कई बार जब हवाएं चलती हैं, जैसे आप देखोगे ये इमेज है, इस इमेज में दिख रहा है कि जब बारिश होता है तो बारिश भी अपने जल के साथ, जब पानी गिरता है तो जल के साथ मिट्टियों को बहा कर ले जा रहा था, तो ये वाटर इरोजन है। लेकिन कई बार तेज आंधियां चलती हैं, तेज आंधियां चलती हैं तो वो भी मिट्टी के ऊपरी परत के जो कण होते हैं उसे भी उड़ा कर लेके जाते हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का इरोजन है। इसके अलावा ग्लेशियर इरोजन है। ग्लेशियर, जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ भी सरकता है पहाड़ के सहारे, तो वो भी मिट्टी को अपने साथ खरबोट के लेके चला जाता है, तो उसे कहते हैं ग्लेशियर इरोजन। साथ ही साथ कोस्टल इरोजन, मतलब इरोजन यदि पूछा जाए तो इरोजन कई प्रकार के होते हैं। एक तो वाटर इरोजन, दूसरा है विंड इरोजन, तीसरा है ग्लेशियल इरोजन और चौथा है कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन का मतलब जब सी वेव्स होती हैं, जब समुद्र के किनारे आप जाते हो तो वेव्स चलती हैं, धाराएं चलती हैं या तरंगे चलती हैं, तो तरंगे कई बार तट से टकराती हैं और कुछ मिट्टियों को अपने साथ लेकर जाती हैं, फिर टकराती हैं, फिर इरोजन करती हैं, तो ये हो गया कोस्टल इरोजन। Erosion shapes landforms and can both create and destroy features on the earth surface। कह रहा है इरोजन लैंडफॉर्म को शेप करती हैं, आकृति देती हैं, और ये लैंडफॉर्म को क्रिएट भी करती हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रॉय भी करती हैं, जिससे अर्थ का जो फीचर, अर्थ के सरफेस का फीचर वो बदलता है। इरोजन इफेक्ट्स मैनी ह्यूमन ऑक्यूपेशन। इरोजन बहुत सारे मानव के जो ऑक्यूपेशन है, पेशा है, उसे भी इफेक्ट करती है। बाई चेंजिंग द लैंड, क्योंकि वो लैंड को बदल देती है, एंड सॉयल ऑन विच पीपल डिपेंड। जो इरोजन है वो ह्यूमन के ऑक्यूपेशन को बदल देती हैं या प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो जमीन और वहाँ की मिट्टियों को बदल देती हैं, जिस पर वो ह्यूमन के ऑक्यूपेशन डिपेंड करते हैं। जैसे ही वहाँ की लैंड और वहाँ की सॉइल की नेचर बदली तो उनकी ऑक्यूपेशन भी इफेक्ट होगा ही, स्वाभाविक बात है। जैसे फार्मर्स के बारे में पढ़ा जाए, इरोजन रिमूव्स द फर्टाइल टॉप सॉइल नीडेड फॉर क्रॉप ग्रोथ। क्या होता है कि यदि फार्मर के लिए एग्जांपल लिया जाए तो जो इरोजन होता है वो मृदा के ऊपरी टॉप सॉइल को तो इरोड कर लेके चला जाता है, तो इससे जो फार्मर्स हैं उसका ऑक्यूपेशन प्रभावित हुआ, लीडिंग टू लोअर यील्ड, जिससे उसका उत्पादन कम हो जाता है। यील्ड का मतलब क्या होता है? उत्पादन। फॉर दोज लिविंग नियर रिवर्स एंड कोस्ट, इरोजन कैन वास्ट अवे लैंड्स, हाउसेस एंड रोड्स। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन प्रभावित होता है जो नदियों के किनारे हैं, तो नदियों के किनारे कभी कभी नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ज़्यादातर बारिश के समय। जब बरसात का मौसम होता है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो कई लोग जो उसके किनारे बसे हैं वो भी अपर्दन इरोजन का बड़ा शिकार बन जाते हैं, और उनके कई बार घर बह जाते हैं, बहुत सारे अपने प्रॉपर्टी खो देते हैं, कई बार अपने को जान अपने लोगों को खो देते हैं, तो इनकी भी लाइफ इफेक्ट हो रही है। मतलब ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार इरोजन ह्यूमन लाइफ और उसकी ऑक्यूपेशन को इफेक्ट करता है। जैसे इरोजन यदि मृदा के टॉप सॉइल को बहा ले गया, फर्टाइल सॉइल को बहा ले गया, तो फार्मर्स के ऑक्यूपेशन प्रभावित हुए, और कई बार नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के हाउसेस को नदियाँ का पानी बहा ले जाता है, तो उनका जीवन प्रभावित हुआ, जिसके साथ कॉजिंग डैमेजेस, जो डैमेज करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारे संपत्ति का नुकसान होता है। इन कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इरोजन डिस्टेबलाइज्ड लैंड पोजिंग सेफ्टी रिस्क, बहुत सारे सेफ्टी रिस्क से भी लगा देता है कि बहुत सारी सुरक्षात्मक चुनौतियां आ जाती हैं। इवन इंडस्ट्रीज लाइक टूरिज्म एंड फिशिंग सफर सिंस बीच सिंस बीचेस, रिवर्स एंड फर्टाइल लैंड में बी डिस्ट्रॉय। कई बार क्या होता है, बीचेस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं नदियों के द्वारा, और फर्टाइल लैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस शोज दैट इरोजन नॉट ओनली shape the earth's surface but also directly affect human labor and livelihood। मतलब ये सारे टॉपिक, इतना पढ़ने का मतलब ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि इरोजन सिर्फ अर्थ सरफेस को रीशेप नहीं करता, बदलता नहीं, उसको शेप नहीं देता, बल्कि वो ह्यूमन के लाइवलीहुड और उसके जीवन को, उसके ऑक्यूपेशन को इफेक्ट करता है। तो अभी तक यदि हमने जितना पढ़ा उसका यदि हम समरी बताएं, तो हमने देखा कि
वेदरिंग क्या होता है? और वेदरिंग का मतलब होता है जब चट्टानें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होती हैं तो उसे वेदरिंग कहते हैं। और चट्टानें कई कारणों से ब्रेक डाउन होती हैं, तो वेदरिंग उन्हीं कारणों के आधार पर तीन प्रकार के होता है। यदि चट्टानें टेम्परेचर चेंजेस के कारण, फ्रॉस्ट के कारण या विंड के कारण टूटती हैं तो उसे कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। और कई बार चट्टान के जो मिनरल्स रॉक्स होते हैं वो हवा पानी के साथ रिएक्शन कर जाती हैं तो उसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग। और कई बार चट्टानें प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स के द्वारा टूटती हैं तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसके बाद हमने देखा कि इरोजन क्या होता है। इरोजन में जब जो मिट्टी के कण होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहा लिए जाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे नदी हो गया, वेव्स हो गए, फिर इसके बाद हवाएं हो गई, इन सभी कारणों से। और इन सभी कारणों के आधार पर कई प्रकार के इरोजन भी हैं, जैसे रिवर इरोजन हो गया, ग्लेशियर इरोजन हो गया, बहुत सारे इरोजन हैं। ये सारे हमने अभी तक देखा। अच्छा, जस्ट इसी टॉपिक से लगा हुआ एक बॉक्स में लिखा है डोंट मिस आउट, इसे मिस अप मत करिएगा। इसमें कुछ बताने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन employed sophisticated techniques including contouring, bunding, terracing, dams and canals for water management। ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, जो जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, वो कई प्रकार के वाटर कंजर्वेशन के टेक्निक के लिए जाना जाता है। जिसमें कौन कौन सी तकनीक है? कंटूरिंग, बंडिंग, टेरेसिंग या फिर डैम्स, साथ साथ कैनल्स बनाना। ये इन सभी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार हमारा जो प्राचीन सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर्स, टेक्निक्स इजाद कर लिया था। अब प्रश्न ये बनता है कि ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्या होता है? तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भारत की या विश्व की प्राचीनतम सिविलाइजेशन में से एक है, जो माना जाता है कि आज से लगभग 4,000 या 5,000 वर्ष पहले ये सिविलाइजेशन भारत के सिंधु नदी के आसपास, उस समय भारत और पाकिस्तान, जैसे आप ये मानचित्र देख पा रहे हो, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास ये एक सभ्यता विकसित हुई, जो कि आज से लगभग 4, 4,500, 5,000 वर्ष पुरानी रही। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े शहर विकसित हुए, जैसे मोहनजोदारो, लोथल, ये बहुत सारे ऐसे शहर रहे। और ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कई मामलों में मिसाल रहा है। जैसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन ऐसा प्राचीन सिविलाइजेशन रहा, सभ्यता रही, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छे थे। आप देख रहे हैं नालियां अच्छी व्यवस्थित हैं, वहां पर अच्छा विशाल स्नानागार थे, नहाने की अच्छी सुविधा थी, और मकान की आकृति और उसकी डिजाइन ही काफी सोफिस्टिकेटेड थे, जो विश्व के लिए मिसाल था। अब प्रश्न ये बनता है कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कब चला? हमें भी पता नहीं था कि हमारी प्राचीन सभ्यता जमीन के नीचे दबी है। ये तो तब पता चला जब अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए और भारत में रेलगाड़ियां दौड़ाना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया, और उसी के क्रम में खुदाई के दौरान बहुत सारे ऐसे ईंट्स मिले, जिसका बाद में अध्ययन किया गया, और वहां पर खुदाई करने पर बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले, जो जिनका बाद में अध्ययन करने पर पता चला कि हाँ, वास्तव में ये जो भारत और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कोई एक ऐसी सिविलाइजेशन रही। और उसी सिविलाइजेशन को, क्योंकि ये सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना गया। आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ की जो लिपि है, अभी ये तक लिपि, वो किस भाषा में लिखते थे, वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे देवताओं की पूजा, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो यदि आपको पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्या है, तो आप एक इमेजिन कर सकते हो कि आज से करीब 5,000 साल पुराना भारत, जो कि अभी पाकिस्तान भारत से अलग हो गया है, लेकिन उस समय भारत ही था वो। तो उस समय सिंधु नदी के आसपास एक प्राचीन सिविलाइजेशन थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए वो हमारे लिए एक मिसाल के रूप में रहा। वो अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के लिए, मकानों के बनावट के लिए, स्नानागार के लिए, अनाज के रखने के लिए, बहुत सारे ऐसे तकनीक का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ वो
वाटर मैनेजमेंट की बहुत सारी तकनीकें जानते थे, जैसे कंटूरिंग हो गया, बंडिंग हो गया, टेरेसिंग हो गया। अब एक एक करके इस टर्म को समझते हैं कि कंटूरिंग क्या है, बंडिंग क्या है, टेरेसिंग क्या है, और इसको हम आपको आसान भाषा में एक इमेज के माध्यम से समझाएंगे। जैसे एक इमेज है जिसमें कंटूरिंग और बंड, तो ये एक ऐसा इमेज है जिसके माध्यम से कंटूरिंग और बंडिंग को समझाने का प्रयास किया गया है। अब कंटूरिंग का मतलब होता है, कंटूरिंग मीन्स मेकिंग स्मॉल ट्रेंचेस अलोंग द कंटूर लेवल या लाइंस ऑफ हिल। कंटूरिंग का मतलब होता है जब कोई मान लीजिए ऊंची ढलान वाली कोई पहाड़ी होता है तो उसके ढलान के अनुसार ट्रेंचेस बनाना, खाइयाँ बना देना, एक तरह से आप समझिए नाली की जैसा बना देना। और ये बनाया क्यों जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो चूंकि ढाल ज़्यादा है तो बारिश का पानी बिना मिट्टी ऑब्जर्व क्यों चला जाता है, बह जाता है। तो ये ट्रेंचेस बना देने के कारण ये क्या होता है, पानी बारिश का रुक जाता है और धीरे धीरे पानी धीरे धीरे मिट्टियों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कंटूरिंग का मतलब क्या होता है कि जो हिल एरिया होता है उसमें स्लोप के समानांतर कंटूर लाइन्स या ट्रेंचेस बना देना ही कंटूरिंग कहलाता है। और बंडिंग का मतलब आप यदि आसान भाषा में देखो तो बंडिंग का मतलब होता है मेड़बंदी करना। जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे मेड़ बंधे हुए हैं, इसे कहते हैं बंडिंग। ये भी पानी को रोकने या उसको कलेक्ट करने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो कंटूरिंग और बंडिंग ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक रही वाटर कंजर्वेशन का, क्योंकि इसके माध्यम से इरिगेशन भी होता है और एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ उन्हें टेरेसिंग का मतलब क्या होता है, सीढ़ीदार खेती करना। और सीढ़ीदार खेती ज़्यादातर पहाड़ियों में जैसे सीढ़ियाँ नुमा बना दिया जाता है तो उसे सीढ़ीदार खेती कहते हैं। आगे देखते हैं, मल्टीपल संस्कृत टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दीज प्रैक्टिसेस इंक्लूड द वेदास, कृष्ण पराशरा, कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटीज लाइक वृक्षा और वेदा। मतलब इसके अलावा बहुत सारे जो संस्कृत के टेक्स्ट्स रहे जिसमें इन प्रैक्टिस के बारे में बताया गया, जैसे वेदास हो गए, कृष्ण पराशरा हो गया या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। ये सारे पुस्तक हैं, टेक्स्ट हैं जिसमें बहुत सारे इन वाटर कंजर्वेशन के टेक्निक को बताया गया है। द अर्थशास्त्र कंटेन डिटेल गाइडलाइन ऑन लैंड असेसमेंट एंड कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसके साथ जो बता रहा है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक वो डिटेल गाइडलाइन बनाई है या डिटेल गाइडलाइन का वर्णन किया गया है उसमें कि लैंड का असेसमेंट कैसे किया जाना चाहिए, और जो उनकी कैटेगरी है, उनका वर्गीकरण उनके उत्पादकता और फर्टिलिटी के आधार पर किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले जो राजा या पहले जो प्रशासन चलते थे वो ज़्यादातर कृषि पर टैक्स पर आधारित थे। और कृषि पर टैक्स ऐसे तो नहीं है कि हम अनोनिमस किसी पर कुछ हम टैक्स लगा दें, उसके लिए प्रॉपर लैंड का असेसमेंट किया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए राजा ने कह दिया या वहाँ की गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम हर किसी से 5 किलो अनाज लेंगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जिसके पास जो ज़मीन है उससे 5 किलो अनाज भी निकलता हो सकता है वो बंजर ज़मीन हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका लैंड का असेसमेंट हो, मेजरमेंट हो, और फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी का भी मेजरमेंट हो, ताकि उसके अनुसार हम उस पर क्या लगा सकें, टैक्स लगा पाएँ। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो डिटेल गाइडलाइन बताती है लैंड के असेसमेंट को, ताकि उसके आधार पर फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी का क्या किया जाए, अनुमान लगाया जा सके। इसके अलावा है आगे है द जाबो सिस्टम। इसको आपको समझ लेना है कि जाबो सिस्टम क्या है। जाबो सिस्टम नागालैंड में एक फार्मिंग की टेक्निक है। अब ये सिस्टम क्या है, ये भी एक इमेज के माध्यम से ही हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये इमेज आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेगा। जाबो सिस्टम नागालैंड में प्रैक्टिस किया जाने वाला एक फार्मिंग का तरीका है। जिस नागालैंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में जब भी बारिश होती है तो ज़्यादा समस्या होती है कि बारिश के पानी को कलेक्ट कैसे किया जाए, संरक्षित कैसे किया जाए। तो लोग बहुत सारे मेड़बंदी कर लेते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे तालाब जैसा आकृति बना लेते हैं और इसमें पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, और पानी को कलेक्ट करके नालियों के माध्यम से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं और धान जो भी फसल का उत्पादन करते हैं। तो ये सिस्टम जाबो सिस्टम कहलाता है। मतलब जाबो सिस्टम ट्रेडिशनली एक वाटर कंजर्वेशन की सिस्टम है और फार्मिंग की टेक्निक है, जिसमें जो अंगामी ट्राइब्स हैं, जो नागालैंड में अंगामी ट्राइब्स हैं, ये ज़्यादातर इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। और इसमें स्मॉल स्मॉल जो छोटे छोटे तालाब जैसे आकृति को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और जब पानी की आवश्यकता होती है तो उसे नालियों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो जाबो सिस्टम के बारे में इतना ही ध्यान रखना, नागालैंड की प्रैक्टिस है,
वाटर कंजर्वेशन और फार्मिंग की टेक्निक है। और यदि और ज़्यादा जानना होगा तो ये वहाँ की एक ट्राइब्स है, अंगामी ट्राइब्स, जो प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रकार से वेदरिंग हमने देख लिया, इरोजन क्या होता है, साथ ही साथ सिंधु सरस्वती जो सिविलाइजेशन है उसमें वाटर कंजर्वेशन के टेक्निक्स हमने देखे, बंडिंग देख लिया, टेरेसिंग देखा, साथ ही साथ मेघालय में प्रैक्टिस की जाने वाली जाबो ट्रेडिशन को देखा। जल्दी हम इस वीडियो के अलावा अन्य चैप्टर को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप रिवाइज करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।